नमस्कार। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। 5 दशक की राजनीति, संगठन से सरकार तक की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। यूं कहिए कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर। हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री, जौनपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कृपाशंकर जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ सर, जन्मभूमि से जो निकलकर अब कर्मभूमि से निकलकर अब जन्मभूमि की ओर, तो राजनीति कहीं आपने महाराष्ट्र में नहीं देखी? लोकसभा अगर लड़ना था जौनपुर की बजाय आप महाराष्ट्र में लड़ सकते थे। एक लंबा राजनीतिक वहाँ समय बिताया आपने। मैं खुद तो लड़ता नहीं था। चुनावी प्रक्रिया में जिस राजनीतिक पार्टी में था, राजनीतिक पार्टी का निर्णय होता था, उसके तहत मैं उम्मीदवार बन के चुनाव में पार्टिसिपेट करता था। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक निर्णय लिया और मुझे उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा कि पार्टी के निर्णय मेरे लिए अंतिम निर्णय होता है। और जौनपुर लोकसभा में मुझे उम्मीदवार बनाया, मैं आया और यहाँ 1971 में आप जौनपुर से निकलकर महाराष्ट्र गए। जेब में मात्र 23 रुपये। कि ये आपको मुंबई ही क्यों आपने चयन किया या चूज़ किया? ऐसा रोजी रोटी की तलाश जब यहाँ या कहाँ भी किसी को लगती है तो देखता है कहाँ जाएं, कहाँ हमको सहारा मिलेगा। चूँकि मुंबई मेरे एक बड़े चचेरे भाई सोमनाथ सिंह जी अब नहीं रहे, वो वहाँ मिल में सर्विस करते थे। और दूसरे मेरे सगे बड़े भाई शिवशंकर सिंह, वो भी अब नहीं रहे, वहाँ प्रोविशन एक्साइज डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर थे। तो मुंबई जाना ही था और टिकट उस समय 23 रुपये का था। मेरे दूसरे चचेरे बड़े भैया जो हम लोग के घर के मालिक थे और रोडवेज में कंडक्टर थे, गोपीनाथ सिंह, और मुझे उन्होंने 100 रुपया दिया था। 23 रुपये की टिकट लिया था और बाकी पैसा बचा था, और उसी 23 रुपये की टिकट में जंघई से मुंबई पहुंच गया था। जंघई से मुंबई आप मुंबई पहुंचे और जो है एक दवा की कंपनी में आप काम किया। लगभग हमको लगता है प्रतिदिन जो है 8 रुपये आपको मिलते थे। एक तो रसल फार्मास्यूटिकल की कंपनी जिसका सोफ्रामाइसिन बहुत फेमस है, वो फैक्ट्री थी, विदेशी कंपनी थी, फ्रांस की थी। तो उस समय मैं 3 दिसंबर 1971 को मुंबई पहुंचा था और मुझे फरवरी 72 में ये नौकरी मिली थी। तो उसमें 8 रुपया पर डे यानी बहुत होता था। 30 पैसे का ये कूपन कंपनी का होता था, जिससे ब्रेकफास्ट होता था, समोसे या कोई अंडे खाए, कोई ये करे थे, और मात्र 50 पैसे में लंच और ये होता था। शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी होती थी। तो महीने का हमको 4 हफ्ते का जो पैसा मिलता था वो 160 रुपये होते थे। 40 रुपये मंडे टू फ्राइडे का होता था। उसमें से भी परिवार ज्वाइंट था, जो सैलरी आती थी बड़े भैया को दे देते थे। हमारे कपड़े का, हमारे इसका ट्रांसपोर्टेशन का, या मेरे जो है भैया अपना देखते थे। लगातार मैंने करीब 11 महीने मैंने उस कंपनी में काम किया। और बड़े भैया का एक किराना का शॉप था, तो कंपनी ब्रेक दे देती थी 1 महीने का, 15 दिन का, कि परमानेंट न करना पड़े। तो जब ब्रेक मिला मुझे, तो हमने कहा कि भाई ये 8 रुपया पर डे का, और मेरा एक संकल्प था कि जब तक मेरी नौकरी परमानेंट नहीं होगी मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। शादी हो गई थी? शादी हो गई थी, और मेरे जाने के बाद 20 अगस्त को बिटिया पैदा हुई यहाँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं 5 बरस तक गांव नहीं लौटा, बिटिया को भी नहीं देखा, पत्नी को भी नहीं बुला सकता, क्योंकि 2 कमरे होते थे। एक कमरे में बड़े भैया का परिवार था, एक कमरे में लोग 5-6 लोग होते थे। समय था, बड़ी उत्साह था कि मैं कुछ कर रहा हूँ।
तो उसमें चिट्ठी जाती थी। तो पहले गांव में चिट्ठी उट्ठी भेजते थे तो पिताजी के नाम से चिट्ठी जाती थी और उस पर लिखता था मकान अंदर, तो समझ जाते थे कि ये, और अपना नाम होता था, तो समझ जाते कृपा शंकर की पत्नी की चिट्ठी लिखी होगी, तो उसको ले जाके दे देते थे। कभी कभी वो शरारत बस, जो एक गांव का माहौल होता है, चिट्ठियाँ पढ़ लेते थे तो चिढ़ाते भी थे। तो कोई 2 बार शायद चिट्ठी लिखी हुई थी, मेरी पत्नी ने, तब टेलीफोन भी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी मत भेजा करिए। एक चिट्ठी भेज दिए, गैया भी दूध दे रही, भैंस भी दूध दे रही, परिवार सब ठीक है, बिटिया का नाम सुनीता, वो भी ठीक है। तो सबसे बड़ा बल जो मिला, ताकत, वो परिवार से मिला, धर्मपत्नी से मिला। और उसमें संतोषी माँ की बहुत पूजा होती थी। उनका संतोषी माँ जो है, आपका संकल्प पूरा करें। और जब नौकरी परमानेंट हुई, एक और घर लिया गया, फिर इनको, मैं नहीं आया, और बिटिया को लेकर के हमारी धर्मपत्नी मुंबई आई और पिताजी छोड़ने आए थे। आप आज कहना नहीं चाहिए कि अगर शादी के बाद 10, 15, 20 दिन भी पति पत्नी कहीं वो दूर गए, कहीं वो गए, तो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करती। 1-2 केसेस मेरे सामने आए हैं, और सिर्फ यही था कि 1 महीने से घर नहीं लौटे हैं, 2 महीने से घर नहीं लौटे हैं, तो वकील बुला के डाइवोर्स लेटर, ये चिट्ठी नहीं लिखती थी कि दूध, मैं दुबला पतला था काफ़ी, कि वो दूध पी लेना और यहाँ सब ठीक है, ये है, हम सब लोग खुश हैं, संतोषी माँ आपका संकल्प पूरा करें। एनीवे, तो उनका बड़ा बल था, बड़ी शक्ति थी। तो इसी में फिर उसके बाद एक रोज़ कंपनी थी, सरेडोन बनाती थी, वहाँ बड़े भैया एक्साइज भी थे, तो उनकी ड्यूटी भी थी, उनके माध्यम से वहाँ मेरा, तो वहाँ उस समय हम 12वीं पास नहीं कर पाए थे, तो 10वीं पास, आज का ग्रेजुएट पास। तो वहाँ एक लैब असिस्टेंट की पोस्ट होती, उसका ट्रेनिंग 3 साल का था, तो मुझे रोज़ प्रोडक्ट में काम मिला और ट्रेनिंग हुआ। इसके बाद तो सैलरी मिली, ये सब हुआ धीरे धीरे। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ भी मैं टीडी कॉलेज में 12वीं में यूनियन का सचिव था, सेक्रेटरी था, तो एक जज्बा था बात करने का, और जो छात्र में छात्र नेता का ही होता है, लेकिन वहाँ तो रोजी रोटी में गया था। अचानक जब इंदिरा जी की डेथ हो जाती है, उसके पहले मैं युवा कांग्रेस, ये सब में थोड़ा थोड़ा समय, सर उस पर हम लोग आएंगे, थोड़ा और आपके जीवन के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम राजनीति पर भी आएंगे। उस कंपनी में काम करने के दौरान जब एक्स्ट्रा समय आपको मिलता था, तो आपने, जैसा कि अभी किराना स्टोर की चर्चा आपने किया, आलू और प्याज भी आपने बेचा है। हाँ, बेचा, मतलब दादर से 10 किलो आलू उस समय 2 रुपये मिलती थी, और 1.5 रुपये में प्याज सस्ती थी उस समय, 1.5 रुपये में प्याज मिलती थी। और यहाँ अगर मैं 1 रुपया किलो, तो हमको लगता है कि मेरा जो 8 रुपया ब्रेक मिल गया है, खाली उस समय, नौकरी के समय नहीं। जब हमको 15 दिन का ब्रेक मिला, हम सवेरे 4 बजे उठते थे, दादर जाते थे, 2 बड़ा थैला लेकर के, लोकल ट्रेन से लाते थे, खार स्टेशन से हमारा नज़दीक था, वहाँ जाके उसी को ऐसे रख देते थे, किराना की दुकान बैठता था, और वो बिक जाता था, उसका 9, 9.5 रुपये आमदनी हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो मुझे मिल रहा है। आप धार में रहते थे? खार धार में जिस झोपड़ी में आप रहते थे, वहाँ लोगों को शिफ्टों में सोना पड़ता था? नहीं, शिफ्टों में, झोपड़ी में नहीं सोना पड़ता था। शिफ्टों में लोगों काम करने जाते थे, तो हालांकि 2 रूम कमरे थे, तो हमारे यहाँ मतलब वो सफिशिएंट था। मेरा शिफ्ट कभी नहीं होता था, हमारा जनरल शिफ्ट था, और 1-2 लोग थे जो भैया के रिश्तेदार लगते थे, बड़े भैया के, वो लोग रहते, उनका शिफ्ट में होता था, इसलिए हमको शिफ्ट में सोने की प्रथा तो वहाँ है ही है। अब शायद कुछ कम हुआ, लेकिन आज भी लोगों का ऐसे है कि वो सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट और रात की शिफ्ट, तो लोग ऐसे गुजारा तो करते हैं। मुंबई में सर तब की बम्बई में कहिए, तब भी इतनी भीड़ थी? भीड़ तो थी, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ी, जैसे यहाँ मतलब लोग बढ़े, पढ़े लिखे लोग जाने लगे, पहले पढ़े लिखे लोग नहीं जाते थे, यहाँ उनको कुछ काम करने का मौका मिल जाता था। आपने राजनीति की शुरुआत जो है आपकी 1977 में हुई, इमरजेंसी के बाद। तो इमरजेंसी के समय, उस समय का क्या माहौल था? आप चूँकि
अभी राजनीति में प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन राजनीति को ठीक से समझ रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था इमरजेंसी में? एक था कि उस समय लगता कि इंदिरा जी गांधी देश को एक सही दिशा देने का काम कर रही हैं। उनको ज़रूरत पड़ी कि देश कैसे हमारा विकास की गति पे जाए, देश हमारा कैसे ये हो। तो अपने को अच्छा लगता था कि टाइम से जाना, टाइम से आना, बैंक में लोग काम करना, जो लोग दोपहर जाते थे, स्कूल में टीचर टाइम से पहुँच रहे थे। एक डर जो था लोगों का, अपने जवाबदारी के प्रति का जो डर होता है, वो लोग कर रहे थे। मतलब इमरजेंसी का आप समर्थन एक तरह से इसको माने, ऐसा क्या? समर्थन इस भाव में अपनी बता रहा हूँ, लेकिन जब लोकतंत्र के ऊपर इमरजेंसी लगने लगी, ये मुझे बहुत बाद में समझ आया, उस समय तो नहीं समझ में आता था। आपकी राजनीति की शुरुआत इंदिरा गांधी से हुई की मुलाकात के बाद से हुई या प्रतिभा पाटिल जी की मुलाकात? प्रतिभा पाटिल की मुलाकात मेरी बाद में हुई। इंदिरा जी 1977 जब हार गई थी तो मुंबई आई थी, खार वहीं खेरवाड़ी में एक चश्मे का कैंप लगा हुआ था। वो इंदिरा जी जो मतलब दूर से भी लोगों को देखने को बड़ा मुश्किल होता था, उनके साथ वो यशपाल कपूर और 2-4 पुलिस थी, बहुत और कोई नहीं थी, क्योंकि सरकार जो आई थी, तो सरकार ने उनका पूरा उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, गेस्ट हाउस नहीं देंगे, इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, हमको कैसे रखा, जो एक भावना थी। तो उस समय पहली मुलाकात हुई तो हमने देखा कि जिस व्यक्तित्व को हम दूर से कभी टेलीविज़न मुश्किल देखने को मिलता था, सुनता था, उनका नज़दीक, तो ऐसे नज़दीक गया तो मैंने प्रणाम किया, नमस्ते, उन्होंने स्वीकार किया। तो हमने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, फिर आगे गई, फिर हिम्मत बढ़ी, तो हमने कहा कि वो रायबरेली धुन्नी सिंह जी को मैं जानता हूँ, तो रुक गई। तो धुन्नी सिंह जी के यहाँ रह करके अपना चुनाव लड़ती थी, जो अखिलेश सिंह के फादर हुआ थे। क्या करते हैं? हम लोग दवा कंपनी में नौकरी करता हूँ, तो आज छुट्टी है। हमने कहा नहीं, मैं आपके दर्शन के लिए, बोले मेरे दर्शन से पेट भरेगा? हम कहा देवी देवताओं के दर्शन तो कभी कभी होते हैं, आज मैं बहुत आनंदित हूँ। यशपाल, घर का पता दे दो, तुमको कुछ लगे चिट्ठी लिखना। वो सुन के ऐसे लग रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्या है। बाद में हमने कई दिनों बाद चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का रिप्लाई कई दिनों तक नहीं आया। बाद में चिट्ठी आया कि तुम्हारा पत्र मिला, घर से निकलो। मैंने लिखा था कि मैं राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने की इच्छा है, मुझे आप आदेश दें, मैं क्या करूं। 2 ही लाइन। और इंदिरा जी की चिट्ठी आना मतलब जैसे आसमान से वो तारे ही टूट के मेरे ऊपर आ रहे हैं। ये शुरुआत आपने बम्बई में की, तो किस प्रकार की दिक्कत आपको सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो हर काम में आती हैं, खास करके दिक्कत तो गाँव में भी आती है। दिक्कत एक गांव का आदमी दूसरे गांव में अगर नवासा पा जाए, उसको दिक्कत आती है। गांव वाले जब तक नवासा का खेतों नहीं बिकवा देते, तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। राजनीतिक दिक्कतें इसलिए की कि एक शिवसेना नाम की राजनीतिक पार्टी, मैंने कभी उसको नहीं माना, एक मिलिटेंट टाइप का पॉलिटिशियन करके, मिलिटेंट टाइप के, मिलिटेंट नहीं कहूँगा, लेकिन मिलिटेंट टाइप की शिवसेना, जिसका कोई अध्यक्ष मतलब कोई लोकसभा का सदस्य नहीं होता था, उनकी कोई मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी, वो थी शिवसेना। उसके प्रमुख हुआ करते बाला साहब ठाकरे। तो उनका एक ही इश्यू था कि मतलब महाराष्ट्र में बाहर से जो लोग आते हैं उनको रोका जाए। तो वो लड़ाई तो थी, दिक्कतें तो बहुत थी, कई बार मतलब हमको उसको झेलना पड़ा। उनके लोगों ने मेरे घर तोड़े हैं। बाला साहब ठाकरे के लोग गैर मराठियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उस समय आप राजनीति शुरू कर रहे थे, कितनी मुश्किल हुई होगी और कितने मुश्किल? तो एक बार ऐसे हुआ, मैंने भाषण कर दिया कि मैं मुंबई आया तो मैं सुना एक शिवसेना, हम तो 3 सेना जानते थे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये कौन सी सेना है? बोले राजनीतिक पार्टी है। तो हमने भाषण कर दिया कि राजनीतिक पार्टी के मुखिया कोई MP होता है, MLA होता है, कुछ तो होता है, ये शिवसेना में नाम की राजनीतिक पार्टी तो हो नहीं सकती। और अगर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं तो कॉर्पोरेशन का चुनाव आया है, मैं उसमें कहीं से चुनाव लड़ूं, बाला साहब चुनाव लड़ें, मैं हार जाऊंगा तो पैदल उत्तर प्रदेश जाऊंगा, बाला साहब हारेंगे तो कहाँ जाएंगे? बाला साहब को सीधे चुनौती थी, सीधा। और ये कहने के बाद 5 मिनट के अंदर मेरा चाली में रहता था, घर भी तोड़ डाले। तो हमने कहा चलो रजिस्टर तो हो गया, मेरी बातों उनको लग गया और मैंने अपनी बातें खुल के कही।
कई बार पथराव हुए, कई बार हमको मतलब ये झेलना पड़ा, लेकिन राजनीति के दौरान और कोई वैसी वाक्य जो शिव सैनिकों के साथ आपकी झड़प हुई हो? झड़प तो कई बार हुई। एक बार मतलब किसी मंच पे मैं भाषण दे रहा था कांग्रेस पार्टी की, तब मैं जनरल सेक्रेटरी तालुका का, एक विधानसभा का जनरल सेक्रेटरी बन चुका था। और उस समय हुई एक बार सुनील दत्त साहब जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का 84 में, जब इंदिरा जी की हत्या हुई हत्या हुई थी। उस समय हुई। तो झड़प तो बहुत बार हुई, यानी वो हम लोगों को हेट करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब घृणा करते हैं। आज भी उनकी मानसिकता बदली नहीं है, लेकिन अब आज वही कांग्रेस उनके साथ दोस्ती करके चला रही। तो राजनीति है, उस पर कुछ कहा नहीं जाता। बाला साहब ठाकरे अब हमारे बीच नहीं रहे, आप उनकी राजनीति को देखते कैसे? अगर पहली बात तो राजनीतिक आदमी नहीं था, एक कलाकार था। उसी आर्टिस्ट से बन करके आदमी आज उसकी पार्टी के 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार मनोहर जोशी बने, एक बार उनका लड़का उद्धव ठाकरे जी बने। भले कम दिनों के लिए बने, कम दिनों के लिए गए, बातें अलग है, बट उस पार्टी का जिसका एक एमएलए हुआ करता था छगन भुजबल, और बाद में उसके इतने एमएलए होना, सरकार में आना, तो कलाकारी थी। और इशू यही गैर मराठी, यानी मराठी लोगों की नौकरी, मराठी लोगों का साम्राज्य, यहाँ कोई नहीं आवे, वही इशू था। और महापालिका आने के बाद उनकी मतलब साम्राज्य बढ़ा, तो वो आज भी हेट करते हैं। बीएमसी चुनाव के बाद से उनका इंटरफेरेंस जब बीएमसी चुनाव में बढ़ा और उसके उनका बाद कद बढ़ा। प्रदेश में बढ़ा। 89 में आप संगठन सचिव हुए कांग्रेस के, उसके 88 में 88 में जब प्रतिभा जी पाटिल अध्यक्ष बनी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और 90 के दशक में आप विधायक हुए। 94 में मैं विधान परिषद का सदस्य बना। पहली बार आप 94 पहली बार में, 94 में। फिर उसके बाद विधायक हुए। 99 विधायक बना। एक मराठी राज्य में एक गैर मराठी का इस तरह राजनीति में उभार होना और इतना जल्दी होना, इसको किस तरह का आप एक तो देखते हैं? प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा तो है ही है, पार्टी और मैं अपने को संगठन में रह करके 88 से लेके 94 तक अपने को पूरा समर्पित कर दिया। और जब राजीव जी की हत्या हुई 91 में, तब मैंने नौकरी छोड़ी, तब तक नहीं छोड़ी थी। मैं मतलब शाम को रोज़ पार्टी काम करता था, सवेरे नौकरी करता था। तो पार्टी का एक मेरे ऊपर बड़ा विश्वास बढ़ा, और मुझे 2-3 बार उम्मीदवारी की मतलब विधानसभा लड़ना चाहता हूँ, नहीं उम्मीदवारी मिली, तो 94 मुझे ये विधान परिषद से उम्मीदवारी दी गई और एमएलए लोगों ने चुन के दिया। और 99 में मेरा 1 साल बचा था, तभी मुझे पार्टी ने विधानसभा लड़वा दी, और भी जहाँ मैं रहता उससे अलग हट के, और ये कहा गया कि भाई सांता क्रूज की सीट थी। सांता क्रूज से ईश्वर ने, वहाँ भी एक अभिराम सिंह जी नाम के व्यक्ति यहीं जमालापुर के पास के थे, वो 2 बार से बीजेपी विधायक हुआ करते थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा और लोगों का सपोर्ट मुझे एमएलए बना। और उसी साल मुझे महाराष्ट्र की सरकार में विलासराव देशमुख के नेतृत्व में 2004 में नहीं 99 में 99 से 2004 तक मैं मंत्री रहा। अच्छा 5 99 साल। से 2004 आप एक बार 3 राज्य साल मंत्री रहे। एक बार 3 साल विलासराव देशमुख जी के नेतृत्व में, और 2 साल सुशील कुमार शिंदे जी मुख्यमंत्री हुए थे, उनके साथ। जब आप मंत्री हुए और आपका विभाग गृह राज्य मंत्री आपके पास था। मेरे पास 4 विभाग थे। अच्छा। एक पार्लियामेंट अफेयर्स था, एक जेल था, एक अपना फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उस दौरान अगर 99 की बात करें तो उस दौरान देखें तो अंडरवर्ल्ड का जो समय था वो पीक पर था। आप को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 95 से 99 तक जो सरकार मनोहर जोशी जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी थी, उस समय 4.5 साल तक 4.5 साल चुनाव करा दिए थे लोग, 5 साल पूरा नहीं चले। ऐसा पिक पे था कि कोई शादी ब्याह नहीं करता था, वहाँ कोई गाड़ी नहीं खरीदता था। उसमें चुनौती बहुत बड़ी थी। विलासराव देशमुख से मुख्यमंत्री थे, उनसे बातचीत करके एमएन सिंह करके एक देवरिया के वहाँ आईपीएस अफसर बड़े मजबूत थे, उनको लाया गया। और मैं आज कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकाल में 472 इनकाउंटर हुए अंडरवर्ल्ड के। वो दाऊद का है कि छोटा राजन का है कि अश्विन नाइक का है कि अरुण गौली, किसका है पता नहीं। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अंडरवर्ल्ड से आपके संबंध थे, ऐसे आरोप आप पर लगते हैं। नहीं, पर्दे के पीछे ऐसा कुछ था या क्या सच्चाई थी? पर्दे के पीछे यही था कि मेरे कार्यकाल में
रोज़ 4-6-10 मारे जाते थे, और पर्दे के पीछे ये था कि मुझे मारने के लिए बम का उपयोग करने की भी योजना बनाई थी। ये अंडरवर्ल्ड के लोग निकलेंगे, ऊपर से बम छोड़ेंगे। एक दिन पहले पुलिस पता चल गया, वो मारे गए। और आज भी उसके बाद आर्टिकल 370 जब मैंने बात कही तब, इसके बाद कई बार ऐसे मतलब धमकियाँ आई, अलग आई, लेकिन चूंकि जौनपुर की मिट्टी में कुछ है, यहाँ के एक आदमी अगर महाराष्ट्र में जाके गृह राज्य मंत्री बनता है तो कभी मतलब डर नाम की चीज़ तो हुई नहीं। और उस समय भी जी ये जो लोग कहते होंगे, लेकिन मुझे महाराष्ट्र की जनता ने हाथों में उठाया, बड़ा प्यार दिया, और आज उसका नतीजा है कि महाराष्ट्र के अंडरवर्ल्ड के लोग महाराष्ट्र से मुंबई में अपना घर बना के रह नहीं सकते। कोई दुबई में है तो कोई कराची है तो कोई बाहर है। आज वो स्थिति नहीं है। अच्छा, ये जो आपने नाम लिया दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, याकूब मेमन, इनमें से कोई कभी सामने आया, कोई डीलिंग हुई, कोई नहीं, बातचीत कभी हुई, मतलब कभी? मुलाकात तो नहीं हुई, खाली एक फ़ोटो उसकी तस्वीर दिखती थी, बार बार वही दिखाई पड़ती थी। इन लोगों की तस्वीर जब अंडरवर्ल्ड हो गए और बाहर चले गए, मुझे लगता नहीं कि इनकी कोई तस्वीर पहले कोई जानता होगा, लेकिन गए वो लोग। लेकिन आज जो है वो नाम के लिए वो लोग होंगे कि ये उनका है, ये उनका है, उनका है, बट परिस्थितियाँ पूरी नहीं। दौर आता है 2009 का, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे, और 2008 में मैं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। 2008 में आप बन चुके थे, और 2009 का विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया, जीत भी मिली। लोकसभा लोकसभा लड़ा गया और अच्छी जीत मिली। तो सवाल इसमें सर ये है कि इसमें देखा जाए तो एक गैर मराठी का अध्यक्ष होना अपने आप में एक बड़ा विषय था। तो पार्टी का आशीर्वाद और बाबा भोलेनाथ की कृपा। पार्टी की क्या सोच थी सर? पार्टी ने सोच समझ मुझे अध्यक्ष बनाया, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। जो आदमी नौकरी करने जाता है वो क्या सोचेगा अध्यक्ष बनेगा, गृह राज्य मंत्री बनेगा सर। लेकिन उत्साह जो था, और खास करके श्रीमती सोनिया जी गांधी ने मेरे पर विश्वास किया और बनाया। उन्होंने कहा कि कृपा शंकर, मैं चाहती हूँ 6 की 6 सीट कांग्रेस के पाले में, और कभी 6 सीट पूरी कभी आई नहीं है। तो उस समय राष्ट्रवादी जो अभी बनी बाद में, हम लोग इकट्ठे थे, तो 1 सीट राष्ट्रवादी को छोड़ा गया था और 5 सीट हम लड़े थे, 6 के 6 लड़े। उस समय स्ट्रेटजी तैयार हुई, मार्केट अलवा जी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे, हम लोग बैठे, कुछ स्ट्रेटजी तैयार हुई कि ये राज ठाकरे उस समय अलग हुए थे, और राज ठाकरे अलग हुए थे, पीक पे थे। कोशिश की गई जो राजनीति का भाग होता है उनको लड़ाया जाओ, 6 जगह लड़े। वो जो भी रहा, जैसे भी रहा, उसको राजनीति में कुछ चीज़ें बताई जाती, कुछ अंडरस्टूड होती हैं, साम दाम दंड भेद, जो भी लगना था लगाया, और उन्होंने लाख के ऊपर वोट दिया राज ठाकरे ने, और 6 की 6 सीट हम जीते। और रात को 1 बजे रिजल्ट के बाद सोनिया गांधी जी का फोन आता है, थैंक्स कृपा शंकर, थैंक्स अलॉट, और फिर सबको बोले कि लेके आ जाओ वहाँ दिल्ली। तो एक दौड़ था। और फिर 2009 में भी अगर मुंबई से 17 सीट आउट ऑफ 34 अकेले कांग्रेस नहीं जीत के आती, 2009 में सरकार नहीं बनती, बनी, और मैं अध्यक्ष था। लगता था कि मैं भी फिर दोबारा मंत्री बन जाऊंगा, लेकिन कुछ पार्टी बताएं कि आपको पार्टी काम करना है तो करना है। तो ये कभी कभी मैं इच्छा तो होती थी, लेकिन कभी हमको ये नहीं हुआ कि ये मांगो, ये कहो, नहीं हुआ। तो ये कारण था, आप इतने पीक पर थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी थोड़ी देर पहले 2009 में आप थे, 8 में, लेकिन 22 फरवरी 2012 आते आते आपने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण था? कारण 2 थे। एक तो एक गांव की कहावत है अपनी भाषा में कि अपने से हारल और मेहरी के मारल क्योंकि उस बतावत नहीं। हमको अपने कुछ लेख थे कि श्रीमती सोनिया गांधी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, मुंबई कांग्रेस कार्यालय बना, जो कार्यालय नहीं था। राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ, कांग्रेस का जन्म मुंबई में हुआ। 28 दिसंबर 1885 में जब जन्म हुआ था, छोटा सा कमरा था, मैंने उसको लोगों के मतों से बनवाया। उस सोनिया जी उद्घाटन करने आई, उसका नाम ने राजीव गांधी भवन रखा। तो लोगों की इनकम टैक्स ये सब तो भरते हैं लोग, हमको पॉपुलरिटी टैक्स भरना पड़ा।
मेरे खिलाफ अपने ही लोग लग गए पीछे पीछे, ये और एक पीआईएल कर दिया, पीआईएल कर दिया। कोई 10,000 करोड़ लिखे, कोई 5,000 करोड़ लिखे, कोई मेरी गाड़ी 818, जो भी 818 गाड़ी थी मेरी गाड़ी है, जो भी सिंह की प्रॉपर्टी होती थी वो सब मेरा ही है। जहाँ भी जो लिखना पढ़ना था, और अखबार और मीडिया सब मिल करके चलाए। हमने कहा चलो कम से कम 10,000 करोड़ के आदमी कृपा शंकर बन गए, जब बनते नहीं बनते, लेकिन आज तो लोगों को पता चल गया। मैंने कभी उसका प्रेस में जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि अगर हमारी एक दिन तो ऐसा हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छप किया मेरे पास 10,000 करोड़ प्रॉपर्टी। मेरा बेटा पेपर लेके आया, बोला पापा आप इतनी प्रॉपर्टी बना लिए, कभी बता नहीं, एक ही बेटा। दूसरे दिन उसके बारे में 10,000 करोड़। तो हमने कहा बेटा अभी तुम कुछ किए नहीं, तुमने कहा 10,000 बना लिया करके। तो इतना क्या है, लेकिन धन्य मतलब भगवान का कितना शुक्रिया करूं, और न्यायालय के कितना शुक्रिया करूं कि न्यायालय ने मुझे न्याय दिया। और मैंने कभी रिटायर्ड नहीं हुआ, कभी मैंने किसी पत्रकार का उल्टा 100 कैमरा मेरे घर के पास खड़े होते थे, तो मैं उनका स्वागत करता था। बोले एक बाइट दे दो, हम कहा भाई समोसा खिलाओ, बटाटा बड़ा खिलाओ, लस्सी पिलाओ, बाइट नहीं चाहिए ना, दे दो बाइट। कभी रिएक्ट नहीं हुआ। जब कोर्ट भी जाना पड़ा मुझे, एक दिन तो जाना पड़ा अपना ये लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो वहाँ उसी दिन हमको कोर्ट ने एग्जाम्पशन दे दिया गया, कभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फोटो ऐसे नहीं, हम कहा आराम फोटो निकालो, और हंसते फोटो निकालो, ऐसा चेहरा गिरा फोटो में डालो यार, हम आपको कोऑपरेट करें अच्छा लगेगा, और इसे तो आपकी मर्जी है। तो हम ऐसे उनके साथ डील करते थे। तो उसका भी निर्णय भगवान ने कैसे लिया। मैं कई अखबार के ऊपर डिफेमेशन केस किया था, मानहानि की मतलब मुकदमा किया था। कई अखबार वाले बड़े उस सब थे, परेशान थे। जैसे सामना का अखबार उद्धव ठाकरे ने मेरे पास भेजा अपने बेटे को, कि क्योंकि उनको आना पड़ता, सब संपादक हुआ करते थे। नहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे खुद। तो जो लास्ट में आ गया कि उनको आना पड़ेगा, तो उन्होंने फ़ोन किया। तो हम कहा आप पिताजी तुल्य हो, मेरी बदनामी जितनी होनी थी हो गई, अब तो बचा कुछ नहीं है, मैंने कुछ मांगा भी नहीं है। आपके लिए मैंने कहा कि 1 दिन की सज़ा और 1 रुपये जुर्माना, ज़्यादा मांगा ही नहीं है। तो फिर वो लोग बताए, और कुछ हमारे लोगों ने विड्रा कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर केस मैंने विड्रा नहीं किया। अब केस बोर्ड पे आ गई है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो छापना छाप देते हैं, तो हमने कहा छाप दो फ्रंट पेज पे। विनीत जैन साहब बहुत बड़े आदमी हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, फ्रंट पेज हाथ जोड़े कि मुझसे गलती हो गई, ये सब गलत छापा था, तो ठीक है वहाँ भी विड्रा कर लूँगा, बाकी विड्रा कर लिया। नहीं तो 10 करोड़ दे दें उनके लिए क्या कम है। तो अब बोर्ड पे आया है, लगता है 2-4 महीने फैसला आ जाए। ये जो दौर आरोपों का चल रहा था, इसमें एक आरोप आप पर लगता है, आप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करीबी माने जाते थे, और करोड़ों रुपए के हवाला घोटाले में वो संलिप्त थे, जेल गए। कैसे संबंध थे आपसे उनसे? ऐसा लिखा गया, पढ़ा गया, जांचें हुई, एजेंसी ने ढूंढा, कोई एजेंसी बची नहीं, और बाद में कोर्ट ने रिजल्ट दे दिया। उसके बारे में क्या कहना है। मैं झारखंड की सरकार बनाने में पार्टी ने मुझे और एक आदमी को साथ में दिया था, सरकार बन गई, वो सरकार का मुख्यमंत्री बन गया, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से बना। तो जैसे सबके संबंध अपने में संबंध थे, लेकिन जो करोड़ों रुपए जेल गए, वो गए, ये गए, अब उसका तो फैसला कोर्ट ने दे दिया, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। 7 जुलाई 2021 आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, क्या 5 अगस्त 2021 5 अगस्त को आपने 5 अगस्त 2021 मैंने 10 सितंबर 2019 में इस्तीफा दिया था। हाँ, कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 5 सितंबर 2019 में संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फैसला लिया कि आर्टिकल 370 हटाया जा रहा है, और देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में घोषणा की 5 सितंबर को। मैं घर में टेलीविज़न देख रहा था, मेरा सीना चौड़ा हुआ कि आज पहली बार कश्मीर हमारा हो रहा है। हम सुनते थे कश्मीर हमारा मुकुट है, लेकिन कश्मीर हमारा नहीं होता था। बयान मांगा गया, बयान हमने दे दिया कि मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं अमित शाह जी का, जिन्होंने जब लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर जान दे दूंगा, कश्मीर नहीं दे दूंगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी। मुझे लगा कि मैं एक लौह पुरुष को सुना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को,
ये लौ पर दूसरा गृहमंत्री के रूप में आया और मैंने बयान दे दिया। तो मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हुआ करते, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा अरे कृपा शंकर आपने बड़ा गलत कर दिया, आप विड्रा करो, कार्रवाई होगी। हमको कोई ज़रूरत नहीं। मैंने चिट्ठी लिखा श्रीमती सोनिया जी गांधी को कि आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करने वाले हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते। आप विरोध करो प्रोसीजर का, आप विरोध करो कि कैसे, क्या पीओके आईओके बनेगा, क्या वैली के लोग आएंगे, क्या श्रीनगर लखनऊ जैसे होगा, क्या कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, इसका विरोध करो। 11 पत्र मैंने लिखा। और मुझे उस समय देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे आज के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा, हमारे उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे आदरणीय चंद्रकांत पाटिल जी, उन्होंने कहा पार्टी ज्वाइन कर लो 10 तारीख को। हमने कहा पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, लोग मुझे अवसरवादी कहेंगे। जिस पार्टी से कृपा शंकर पहचाने जाते हैं, जिस पार्टी से कृपा शंकर को तमाम सम्मान मिला, वो पार्टी कमज़ोर हो गई तो कृपा शंकर एमएलए बनने के लिए गए। एमएलए का चुनाव मैंने नहीं लड़ा और 20 महीना इस इश्यू को लेकर के मैं लोगों के बीच जाता रहा और मैं सोच रहा था कि मेरे पत्र का जवाब आएगा, एक मन का बड़ा विश्वास था। और जब निराश हो गया तब मैंने पार्टी ज्वाइन किया और कोई कारण नहीं था। सुना है अमित शाह जी से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं। इसीलिए मैं विचारों की राजनीति के साथ कांग्रेस से जुड़ा था। एक विचार जो हमको बार बार मन को राष्ट्रीयता का विचार था, वो जहाँ जिस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी मैंने रहा, बड़ा हुआ, फला फूला, लोग जाने, वहीं से मेरी पहचान बनी। इस विचार को लेकर के मेरी अंतरात्मा ने कहा कि इससे, और मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, आपकी ईमानदारी बता रहा हूँ, लेकिन अगर जो मेरा इश्यू था वो देश के इश्यू था, राष्ट्रीयता जुड़ा था, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त 2021 में ज्वाइन किया। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप जौनपुर से चुनाव लड़े, 99,335 मतों से आप चुनाव हार गए। ये चुनाव आपको धनंजय सिंह ने हराया या भाजपा के भीतरघात ने हराया? ऐसा है, आदमी जीत जाता है तो बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, हार जाता है तो कहता है कि इनकी वजह से, उनकी वजह से। कोई वजह नहीं, मैं कहीं कम पड़ गया, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। अब मेरी कोशिश है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार 2029 बने तो वो जीते, उसके लिए मैं समय समय निकाल करके जौनपुर आता हूँ। पार्टी ने इतना बड़ा इस विश्वास मेरे ऊपर किया कि मैं मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति करता था, उनको लगा कि मुझे जौनपुर जाना चाहिए, मैं चला आया। मैंने कभी जौनपुर से लड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। मुंबई में लड़ने की इच्छा जरूर थी। ये जबरदस्ती थोपा गया आपको? जबरदस्ती जौनपुर थोपा गया? जबरदस्ती नहीं, पार्टी को लगा, पार्टी ने कहा, हमसे नहीं कहा तुमको लड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा पार्टी आपको वहाँ लड़ाना चाहती है चुनाव। धन्यवाद। जौनपुर में धनंजय सिंह के पोस्टर लगे, वो जेल चले गए। पत्नी को पहले बसपा ने टिकट दिया, फिर काट दिया। तैयारी यहाँ धनंजय सिंह की थी, फिर आप अचानक महाराष्ट्र से आ गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का फैसला था, मेरा अपना फैसला नहीं था। अगर पोस्टर लगा रहे लोग जेल जाएं तो लोग पोस्टर लगाना बंद कर दें। अगर वही कारण बनता है कि पोस्टर लगे जेल चले जाएंगे, और वो जिस पार्टी से लड़ना चाहते, जिस पार्टी से उनकी उम्मीदवारी हो, वो जाने, उनकी पार्टी जाने। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे यहाँ। तो हम चुनाव, मतलब हम तो पार्टी के एक सिपाही हैं, पार्टी का आदेश मेरे लिए मतलब सराहनीय है। आपको नहीं लगता कि 2 लोगों की लड़ाई का फायदा तीसरे को मिल गया? राजपूत विचारों की लड़ाई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उसके बाद का भारत और उसके पहले का भारत, 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने थे, उसके पहले के उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश, इस अंतर को लोग जाने। इसी जौनपुर से मुंबई में हर 6वां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है। क्या कारण है कि प्रयागराज में, क्या कारण है कि वाराणसी में, क्या कारण है गाजीपुर में, क्या कारण है कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में भी फैक्ट्री और लोग बन रहे हैं, वहाँ जौनपुर क्यों नहीं यहाँ फैक्ट्री लग पा रही है? क्या इस पर कभी विचार इकट्ठा नहीं होगा? इसके पहले भी सांसद बनाया, क्या समाजवादी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता का जवाब देंगे? 5 साल तक श्याम सिंह यादव बसपा और सपा का उम्मीदवार था, क्या किया जौनपुर में? और 1 साल के ऊपर हो गए जो यहाँ के सांसद बने, क्या कर रहे हैं? कितनी बार आते हैं लोगों के बीच में?
तो ये जो विचार मतलब है विकास को हटा दो, कोई मतलब इसका ले लो, हम तुम्हारी बिरादरी के मर जाए, भाई ये कभी सोचा कि जौनपुर के बच्चों का क्या हालत है? आपको ये नहीं लगता कि राजपूत वोटरों में बंटवारा हुआ? कोई राजपूत और बाबू सिंह खुशबाज विचारधारा की बात थी। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय भाई 4 लाख कुछ हजार लोगों ने वोट तो दिया, हम 99,000 से हार गए, संख्या बड़ी लग रही होगी, बट पिछली बार कितना वोट दिया उससे बढ़ के लोगों ने वोट दिया, उनको लगा कि विकास होगा। लेकिन जब लोगों को अलग ढंग से, मतदाताओं को विकास की बात ही नहीं है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा, इसमें अगर लोगों को विचारधारा जाएगी। आज क्या हो रहा है? आज है कोई पूछने वाला? मैं आदरणीय पत्रकारों से भी कहूँगा, आदरणीय ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो पद पर बैठे हैं जौनपुर के, क्या इनकी हिम्मत नहीं पूछने की? कैसे कैसे हम लोगों ने महीने भर मतलब बताया ना, जैसे 20 दिन की ब्रेक मिला तो आलू प्याज उठाने की हिम्मत रखते थे। क्या कभी सोचते हैं यहाँ के पॉलिटिकल लोकतंत्र जौनपुर का विकास हो? क्यों नहीं? विकास के मुद्दे पर 4.5 साल मिल काम करते लोग, 5 साल में चुनाव होता है, 4.5 साल विकास के मुद्दे पर, चाहे सरकार किसकी भी हो, विधायक अगर जिस पार्टी का है, सांसद जिस पार्टी का है, नगर पालिका का जिस पार्टी का, उनको मिलकर विकास तो काम कर लो ना। 4.5 महीने के बाद 6 महीने राजनीति करो। यहाँ तो 4.5 बार राजनीति करते हैं, 6 महीने में विकास की बात करते हैं। अभी अंकित जी ने चर्चा किया 5 दशक से ज़्यादा आपकी राजनीति, आपने यश कीर्ति कमाया, ऊंचे पदों पर रहे, अब क्या है जौनपुर? फिर मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी, जिस पार्टी में मैं रहता हूँ, और आज भी मैंने जिस दिन से कांग्रेस पार्टी छोड़ी, विचारधारा के ऊपर मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात करता हूँ। तो हमारी पार्टी जो तय करेगी, पार्टी का निर्णय है कि जो वहाँ से चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में, कार्यक्रम के बीच में आना चाहिए। मैं कल मुंबई में एक कार्यक्रम था जिसपे मुझे पहले से टाइम दे रखा था। हमारा एक सीनियर IAS अफसर रिटायर हुआ, मेरे साथ मेरा वो सेक्रेटरी था, वो SD था IAS अफसर, उसका मतलब 75वां बरस था। सारे लोगों ने कहा मैं यहाँ बदलापुर महोत्सव अटेंड किया, शाम के जाकर अटेंड करके आज फिर आया हूँ जौनपुर, क्योंकि आज मुझे वहाँ दीप प्रज्वलित करना है। तो मैं बधा हुआ हूँ। मैं लोगों के सामने कहता हूँ कि जब मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे भी होगा, मैं 2029 में जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार आएगा और ये बनेगा, तो मैं उसके लिए तब तक तो काम करूँ। अभी किस प्रकार से आप जौनपुर सक्रिय हैं? कैसे लोगों से आप संपर्क साध पा रहे हैं वर्तमान लोकसभा सांसद से? अच्छा नहीं, मैं जा रहा हूँ हर जगह, 5 विधानसभा में जाता हूँ, मेरी बैठक होती है, ब्लॉक प्रमुखों के साथ होती है, सम्मानित विधायक लोग अपने पार्टी काम कर रहे हैं। गिरीश यादव जी जौनपुर में अपना पूरी तरह से लगे हुए हैं। रमेश सिंह भले निषाद पार्टी से हमारे संबंध है, बट वो सागंज विधानसभा में कर रहा, रमेश मिश्र जी कर रहे हैं। 2 विधानसभा हमारी ऐसी हो गई है, किसकी नज़र लगी है मल्हनी और मुगराबाद शाहपुर में, पता नहीं। आज मल्हनी की हालत देखो और बगल में सागंज देखो, बदलापुर देखो या जौनपुर देखो। आज मुगराबाद शाहपुर देखो तो बगल में आप देखो ये हालत है। मछली शहर भले भी हमारे लोकसभा में नहीं आता हो, लेकिन क्या हालत है। तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि क्यों कहते हैं कि हमारी जो सरकार जो है 2 मतलब इसके हमारे ये हैं पहलू हैं, एक केंद्र सरकार है, एक हमारी राज्य सरकार है। अगर महापालिका या नगर पालिका या जिला पंचायत में अपनी आ जाए तो मतलब यहाँ भी होगा विकास। तो मल्हनी और मुगराबाद शाहपुर, इसलिए मैं संपर्क करता हूँ, कभी कभी बूथ अध्यक्षों के साथ बात करता हूँ, हर कार्यक्रम में कोशिश करता हूँ कि जो पार्टी के संगठन का है मैं आऊँ। और वहाँ से भी बैठ के मुझे इतने फ़ोन आते हैं, ज़्यादातर फ़ोन आते हैं कि वो हमारा वो SDM जो है पहले फैसला मेरे पक्ष में दिया था, बाद में वही SDM मेरे खिलाफ दे दिया। प्रशासन और सरकार का तालमेल ठीक है? होना चाहिए। अब आपको क्या? मैं कोशिश करता हूँ कि प्रशासन से हर व्यक्ति जो मेरे पास या मुझे सूचना मिलती है, मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र का जवाब आता है, कोशिश करता हूँ। कई जगह मतलब लोगों को न्याय मिल पाता है, कहीं नहीं मिल पाता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो पॉलिटिकल अपना प्रेशर डाल के कुछ रुकवा देते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर से बहुत परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आप बताइए, अगर एक फैसला SDM किसी को देता है और इसके बाद उसी के विरुद्ध फैसला उसको देने का अधिकार नहीं है। SDM के फैसले को अगर कोई दूसरा आदेश करता है तो DM कर सकता है, बट यहाँ बस तो कुछ ऐसे उदाहरण है, कुछ ही हैं। क्या आपको अंतर लगता है महाराष्ट्र की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति? अंतर तो है, क्योंकि
महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ विकास। इवन मैं कह रहा हूँ, विरोधी पक्ष के लोग एक साथ बैठ के चर्चा करते हैं काम के बारे में। इस इलाके का विधानसभा का सदस्य हो शिवसेना का है तो उसको भी राइट है मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके अपने विधानसभा विकास की बात करे, वो खाली विरोधी नहीं करेगा। तो ये अंतर है। यहाँ तो विरोधी ढंग का है कि अगर कुछ भी करके तुमको कैसे उतारें उस जगह से। आपका ये सतत संपर्क अभियान लोगों कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छी पैठ, इन सब को देखकर क्या माना जाए? कृपा शंकर सिंह ने खूंटा गाड़ दिया है जौनपुर में? खूंटा गाड़ने की बात नहीं यार, मैं तो पैदा यहीं हुआ है, मुझे खुशी होती है। कुछ काम अगर मैं जौनपुर में कर सकूं, अपने माँ बाप के नहीं रहे तो माँ मतलब परिवार है ना, इसी जौनपुर की वजह से। कृपा शंकर कहाँ है? जौनपुर के। पैदा कहाँ हुए? जौनपुर में। पढ़े लिखे कहाँ? जौनपुर में। तो अपनापन तो जाता ही नहीं ना। अपने माँ बाप कितना भी दूर लोग जाएं भूल नहीं सकते ना। और माँ बाप की पुण्याई है, और जौनपुर के लाखों लोगों का प्यार बहुत है। चुनाव हार जाने से ये नहीं होता कि हमको कितना लोग चाहते कितना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जौनपुर लिए कुछ कर पाऊँ, यही एक प्रयास है और ये प्रयास मेरा निरंतर जारी रहेगा। 26/11 आतंकवादी हमला, जिसमें दिग्विजय सिंह के साथ आप मंच पर थे, मैगजीन का विमोचन होता है, बाद में आप अब उस कार्यक्रम को लेकर आपने माफ़ी भी मांगी। कहा गया आपकी तरफ से कि दबाव में बुलवाया गया, किसका दबाव था? ऐसा है, मैं कांग्रेस में था। जिस विद्यालय में आप हैं, प्रिंसिपल और टीचर जो कहें उसका आदेश का पालन होता है, नहीं होता है तो क्लास से निकाल दिया जाता है या कार्रवाई होती है। मैं उस विद्यालय में था जहाँ की विचारधारा ये थी। एक पुस्तक के विमोचन में दिग्विजय सिंह आए तो मैं उपस्थित था। जैसे सब पुस्तक के विमोचन को लेकर के जैसे खड़े होते वैसे मैं भी खड़ा था। पुस्तक में क्या लिखा था मुझे जाननी भी नहीं है, स्पीच देने की बातें नहीं थी, लेकिन कभी कभी विचारों को भी व्यक्त करना किसी दल में बड़ा मुश्किल होता है। तो एक दो बार ऐसे प्रसंग आए थे जहाँ मैंने कहा ये ठीक नहीं हो रहा है। इस ढंग की बात किसी संस्था के ऊपर ब्लेम करना बगैर एविडेंस के अच्छा नहीं है। इतनी बात मैंने जरूर कही थी। मैंने जब कुछ लोगों ने आपत्ति पैदा की, पार्टी ने नहीं की थी, कुछ लोगों ने, तो करने लगे। तो मुझसे जब पूछा गया तो मैंने एक लाइन लिखा कि उस समय जिस विचारधारा में था उस विचारधारा के साथ था, मैं उस विमोचन कार्यक्रम में था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ गया हूँ। अगर किसी को उस समय लगा होगा जो आज मेरी विचारधारा है तो मैं इससे सहमत हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। दबाव सर दिल्ली का था या दबाव का? मैंने कहा ना, आप जिस संस्था में हैं, आप जिस भी संस्था में हैं, वो परिवार में भी हैं, तो परिवार के मुखिया की बात तो मानते हैं ना। मैं उस विचारधारा में था उस समय, तो दबाव पार्टी यही तक, पार्टी के सिद्धांतों पर चलना है, यही दबाव था। तो 26/11 की जो साजिश रची गई थी संघ को बदनाम करने की, जैसा आप कह भी रहे, कौन था उसके साजिश के पीछे? कैसे वो घटनाक्रम क्या था? किस योजना बनी? उसकी जांच एजेंसी में नहीं था और मेरे नेतृत्व कोई जांच नहीं हुई थी, लेकिन न्यायालय ने फैसला दिया उनको देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान को कांग्रेस के अंदर ये योजना कैसे बनी? कांग्रेस के अंदर संघ को ये जो बदनाम करने की योजना बनी, बदनाम करने के लिए कोई भी किसी को बदनाम करता है। आदमी मोटा हो जाता है तो बोलते कपड़ा टाइट हो गया, आदमी दुबला होता है तो बोलते कपड़ा ढीला, कपड़े की आदत से। ये कोई प्री प्लान नहीं था संघ को बदनाम करने का? भाई हम कहते हैं बदनाम ही करना है। हम आपके साथ बात कर रहे हैं, अभी यहाँ चले जाएं और कहते हैं यार अंकित जायसवाल, कोई मतलब है? इसलिए हम ये देखें कि सकारात्मक पक्ष कहाँ है। मनुष्य जाति में मनुष्य के जन्म पाना ही बड़ी बात है, और मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य पालन करने के लिए जहाँ भी जैसे रहूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ कटिबद्धता है। मैंने ये नहीं था कि मैंने कोई पद पाने के लिए मतलब ज्वाइन किया, बताया ना, 21 महीना नहीं। यहाँ तो लोग आते हैं तुरंत हमको ये बना दो, छोड़ चले जाएंगे। मैंने सिर्फ इश्यू के ऊपर, विचारधारा के ऊपर, और आज भी मैं कहता हूँ कि क्या कांग्रेस इतने सालों के बाद उनको लगा है कि हमने आर्टिकल 370 हटाने का फैसला गलत किया है, विरोध किया है? आज भी वो कहें तो मैं विचार करूं सर। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आर्टिकल 370 हटा जाने का विरोध करने वाले हिंदुस्तानी नहीं, आज भी कर रहा हूं और मैं तब तक कहता रहूंगा जब तक वो लोगों ने इस पर पश्चाताप नहीं करेंगे। आप
कांग्रेस संगठन को करीब से देखा है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। ये कैसे बनता है कि कांग्रेस और एनसीपी जो है उसकी नफरत आरएसएस के लिए बहुत है? ये किस तरह? मैं उस दल को छोड़ चुका हूँ, उस विचारधारा को छोड़ चुका हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी पूछिए, जो मैंने देखा है, जो मैं देख रहा हूँ और जो पढ़ रहा हूँ, जब मैं किताबें पढ़ता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, जब मैं किताबें पढ़ता हूँ आरएसएस की, जब मैं किताबें पढ़ता हूँ वीर सावरकर जी की, तो मुझे लगता है क्योंकि व्यक्ति और पुस्तक जल्दी नहीं पहचाने जाती, दोनों को पढ़ना पड़ता है। पुस्तक को तो पन्ना उलट के पढ़ लेंगे, व्यक्ति को कैसे पढ़ेंगे? उसके साथ 2-4 यात्रा करो, समझ में आ जाएगा। तो आज मेरी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके विचारों के साथ है। तो मेरी समझ में आ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश जो हमारा 2047 का विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो। मैं बाकी सोचता नहीं कौन किसने क्या सोचा, क्या साजिश करी। आप कांग्रेस के संगठन में लंबे समय तक रहे हैं, अब भाजपा में भी आप देख रहे हैं, क्या मूल परिवर्तन या अंतर देखते हैं भाजपा और कांग्रेस के अंदर? मैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा में आने के बाद मैं संतुष्ट हूँ। कार्यशैली में किसी मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से। अगर कार्यशैली अच्छी नहीं होती, मेरे विचारधारा से मिलती नहीं, तो मैं क्यों संतुष्ट हूँ? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। कांग्रेस में सर आपने अच्छा नाम कमाया, अच्छी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, 3-4 सालों से आप भाजपा में भी हैं। क्या मूल अंतर देखते हैं उस संगठन में, इस संगठन में? 2 चीज़ होती है, एक लीडरशिप, एक डीलरशिप। डीलरशिप, एल की जगह डी आ जाए, डी की जगह एल चला जाए तो क्या होता है? आज देश का नेतृत्व, देश का भविष्य, देश का विकास लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत तरफ जा रहा है, विकास हो रहा है, तो हम उस विचारधारा पर जा रहे हैं। दूसरा जो विरोध करके भाई वोट चोरी होता है, इसको लेकर के किससे विषय छेड़ रहे, किसका विषय है? जब वोट और ये निर्वाचन आयोग जब प्रक्रिया होती है उसमें क्यों नहीं भाग करते? आज तो वोट दे रहे हैं लोग, पहले तो वोट पड़ जाता था। वो दिन याद करें, मैं उसको अच्छा नहीं मानता था, या वोट किसी का नाम, आज भी मतलब जहां आप चुनाव जीत जाते हो वहां निर्वाचन आयोग जो है वो बहुत अच्छा है, और जहां आप हार जाते हो वहां निर्वाचन आयोग सरकार से मिला हुआ है। जिसके पहले क्या सरकार से मिलकर के सरकार चली 60 साल तक। इसलिए मुद्दे जो होना देश के बारे में, विकास के बारे में, भाई आज आप राहुल जी गांधी का सम्मान करता हूं मैं, आप अपोजिशन लीडर हो, प्रधानमंत्री के समकक्ष आपको देश की बात कहने का पूरा अधिकार है। कौन सी विकास की बात हो रही है? खाली एक इशू पे रोज पार्लियामेंट बंद हो जा रहा है, कोई डिबेट कर रहे हैं, कोई पदयात्रा निकाल रहे हैं, कोई ये मोर्चा निकाल रहे हैं। कौन से इशू पे? ये अगर जौनपुर जनपद में अगर 4 फैक्ट्री नहीं खुलती है तो हम मुकेश अंबानी और अपना गौतम अडानी के उसका मैं विरोध करूंगा, ये नहीं होने दूंगा, यहाँ नहीं होने। किसी ने कहा? आप जौनपुर के रेलवे स्टेशन देख लीजिए ना, आप जौनपुर सिटी के रेलवे स्टेशन दीजिए, आज भी सब ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वहीं ज़्यादा रुकती हैं, दूरी गाड़ियाँ हैं। क्या है? एक छोटा सेट मैंने पत्र लिखा है, और कभी कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 जाएगी, खाली वहाँ ब्रिज है, लोग भागते हैं। ये कितने सालों का जौनपुर स्टेशन है? अभी बना है, 2014 में बना है। अभी हाल में ही सनातन परंपरा हमारे देश की धरोहर है। इतना दिन भगवान राम के मंदिर क्यों भाई विरोध कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? और जब भगवान राम का मंदिर बन गया तो ऐसा है वैसा है। अखिलेश यादव जी कहेंगे मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं। मथुरा कितना बार गए दर्शन करने? भगवान कृष्ण की जन्मभूमि क्या स्टेटमेंट उनका आया अभी? तो राजनीति में लोग अपनी सुविधा के अनुसार बोल रहे हैं। मेरा विरोधी पक्ष से आपके माध्यम से एक आग्रह है कि मेहरबानी करके जिसके लिए चुने जाते हो ये काम कर लो, पहले इन बातों को उलझा करके लोगों को उलझाओ मत। ये मेरी सोच है। बाकी मैं तो कहा ना, जब तक मेरी सांस है तब तक
इस काम को आगे ले चलने में चलता रहूँगा। मैं बीच में अस्वस्थ हो गया था, 1-2 महीना 2.5 महीना नहीं आया। जैसे मैं थोड़ा सा मतलब लगा मुझे जाना चाहिए तो मैं आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। सर अंतिम प्रश्न भी है आपसे। सारे साजिशों के बाद भी संघ जो है आरएसएस अपना 100 वर्ष पूर्ण कर लिया है, क्या कहेंगे आप? प्रणाम करूँगा एक संस्था को जिसको हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने अलग नज़रिए से देखा, कई बार उनके ऊपर बैन लगे, कई बार ये हुआ। आज वो शताब्दी वर्ष मना रहा है, मैं प्रणाम करूंगा संघ के संस्थापक से लेकर संघ के विचारों को कि आज वो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और जिस ढंग का प्रचार, जिस ढंग का प्रसार पूरे देश में हुआ है, उसके लिए साधुवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे कृपाशंकर सिंह जी, और बड़ी बेबाकी से हर प्रश्नों का उत्तर दिया। लंबा राजनीतिक अनुभव है तो कहानियाँ भी बहुत हैं इनके पास। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद अंकित जी।